हैं, जिसमें से पहला प्रश्न आप सभी लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है कि एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है उचित दिया गया है। एपो एंजाइम बराबर होलो एंजाइम धन सह एंजाइम होता है, होलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम सह एंजाइम होता है, या सह एंजाइम बराबर एपो एंजाइम होलो एंजाइम होता है, या होलो एंजाइम बराबर सह एंजाइम और सहकारक होता है। उचित कथन यहाँ पे बताना है। देखिए सभी लोग जानते हैं होलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम धन सह एंजाइम की बात करते हैं। सह एंजाइम के संयुग्मन द्वारा बना संपूर्ण एवं सक्रिय उत्प्रेरकीय एंजाइम होता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बहुलकी नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि आपका न्यूक्लिक अम्ल हो गया, प्रोटीन हो गया, पॉलीसेकेराइड, ये तीनों जो है आपके बहुलकी होंगे। बहुलक अनेक एकलक इकाइयों की पुनरावृत्त संगठन या संघनन से बने श्रृंखला उत्पाद होते हैं, लेकिन आपका लिपिड आपका यहाँ पे बहुलक नहीं होगा, क्योंकि लिपिड की आधारी इकाई क्या होती है, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल है, जो कि पुनरावृत्त श्रृंखला का निर्माण नहीं करता है। तो पुनरावृत्त संघनन बने श्रृंखला उत्पाद होते हैं, उनको ही बहुलकी कहा जाता है। तो ये तीनों बहुलकी है, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड, लिपिड आपका नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर प्रोटीन वाला एक एंजाइम है। गैर प्रोटीन वाला डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज, लाइसोजाइम या राइबोजाइम या लाइगेज की बात करते हैं। देखिए इनमें से एक गैर प्रोटीन वाला एंजाइम सभी लोग जानते हैं राइबोजाइम। राइबोजाइम प्रोटीन द्वारा निर्मित एक एंजाइम नहीं है, ये आरएनए का एक प्रारूप। राइबोजाइम क्या है, एक आरएनए का ये प्रारूप, जिसमें 23 एसआर आरएनए होता है। कितना होता है, 23 एसआर आरएनए होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण के समय आरएनए की क्या करता है, स्पाइसिंग की अभिक्रिया का उत्प्रेरण करता है, और एकमात्र ऐसा एंजाइम है जिसकी प्रकृति प्रोटीन रहित या गैर प्रोटीन होती है, वह दोस्तों लाइबोजाइम। अगला प्रश्न, जीवाणु में निम्नलिखित में से कौन सा आरएनएस संरचनात्मक आरएनए और राइबोजाइम दोनों की तरह जो है कार्य करता है, दोनों की तरह कार्य करता है, और वह दोस्तों 23 आरएनए की बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। इसमें संरचनात्मक आरएनए राइबोसोम की तरह कार्य करता है। विस्तृत वर्णन हेतु हम पहले ही बता चुके हैं इसके पहले वाले प्रश्न पर, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों अधिकांश प्रोटीन की त्रिविमीय वलनों को स्थिर रखने में निम्न में से किसकी बहुत कम संभावना होती है। एस्टर आबंध की, हाइड्रोजन आबंध की, स्थिर वैद्युत पारस्परिक अभिक्रिया की, या जल भीरू पारस्परिक अभिक्रिया की। तो अधिकांश प्रोटीनों के त्रिविमीय वलनों को स्थिर रखने में जिसकी भूमिका बहुत कम या संभावना होती है, वह आपका क्या होता है, क्या होता है सभी लोग बताइए, और वह होता है एस्टर आबंध। एस्टर आबंध जो होता है, एस्टर बॉन्ड्स जो होता है, यह प्राय प्रोटीनों के त्रिविमीय वलन को स्थिर रखने में कभी भी भाग नहीं लेता है, और यह प्रोटीन का त्रिविमीय वलय प्रातः हाइड्रोजन बंध, आयनिन बंध, स्थिर वैद्युत पारस्परिक अभिक्रिया, जल विरागी बंध द्वारा यह स्थिर होता है, ठीक है। तो अधिकांश प्रोटीनों के त्रिविमीय वलनों को स्थिर रखने में किसकी बहुत कम संभावना होती है भूमिका, एस्टर बंध की बहुत कम होती है। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए ग्राफ का सही वर्णन करता है। ये ग्राफ दिया गया है, यहाँ पे विभव ऊर्जा है, ये क्रियाधार है आपकी, ठीक है, ए बी, ये आपका उत्पाद है, और ये आपकी अभिक्रिया है। इसको देखने के बाद आपके यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी कथन दिए गए हैं। तो इस ग्राफ में हमारा जो कथन सही होगा, ग्राफ को देखा जाए। देखिए ग्राफ में ऊर्जा ए के साथ एंजाइम की उपस्थिति में बी एंजाइम की अनुपस्थिति में बाह्य ऊष्मीय अभिक्रिया है। क्या है, ऊर्जा ए के साथ एंजाइम की उपस्थिति में जो आपकी बी एंजाइम के अनुपस्थिति में देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बाह्य ऊष्मीय अभिक्रिया हो जाती है। बी को देखा जाते हैं, बाह्य ऊष्मीय अभिक्रिया हो जाती। तो राइट हमारा कथन का होगा कि ऊर्जा ए के साथ एंजाइम की उपस्थिति में ए और बी एंजाइम की अनुपस्थिति में बाह्य ऊष्मीय अभिक्रिया होती है।
क्योंकि ग्राफ ए जो आपका दिया गया है, ये ग्राफ ए जो दिया गया है, यह एंजाइम अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को कम करता है। और जो ग्राफ बी आपका दिया गया है, यह एंजाइम अनुपस्थित होने के कारण सक्रिय ऊर्जा इसमें अधिक दिखाई देती है, क्योंकि इसमें एंजाइम की उपस्थिति है और इसमें नहीं है, इसलिए ये सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक प्रारूपी वसा का अणु किसका बना होता है? एक ग्लिसरॉल अणु और 3 वसा अम्ल अणुओं का, एक ग्लिसरॉल और 1 वसा अम्ल अणु का, 3 ग्लिसरॉल और 3 वसा अम्ल अणुओं का, 3 ग्लिसरॉल अणुओं और 1 वसा अम्ल अणु की बात करते हैं। एक प्रारूपी वसा का अणु किसका बना होता है? तो वह दोस्तों एक ग्लिसरॉल अणु और 3 वसा अम्ल अणुओं का बना होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है? गलत कथन को यहाँ पे बताना है और फीडबैक करना है। देखिए, सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड है, सही बात है। यूरेसिल एक पायरिमिडीन है, ये भी सही है। सुक्रोज एक डाइसेकेराइड, ये तीनों बातें सही हैं। लेकिन ग्लाइसिन एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, यह कथन गलत है। क्योंकि इसमें सल्फर परमाणु नहीं पाया जाता। यूरेसिल एक पायरिमिडीन है जो थायमीन पायरिमिडीन के डाइमिथाइलोशन से बनता है। तो कौन सा कथन गलत है? सी ऑप्शन गलत दिया गया है। क्योंकि ग्लाइसिन एक सरलतम अमीनो अम्ल है जिसमें कार्यात्मक समूह आर के स्थान पर हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमीनो अम्ल ट्रिप्टोफैन किसके संश्लेषण के लिए पूर्वगामी होता है? अमीनो अम्ल की बात करेंगे तो मेलाटोनिन और सेरोटोनिन की बात करते हैं। ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो अम्ल मेलाटोनिन और सेरोटोनिन के संश्लेषण के लिए पूर्वगामी होता है। ट्रिप्टोफैन आवश्यक अमीनो अम्ल है। यह पहले 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन में परिवर्तित होता है, जिसमें एंजाइम ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज भाग लेता है और फिर अंत में 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन में यह परिवर्तित हो जाता है। तो अमीनो अम्ल ट्रिप्टोफैन किसके संश्लेषण के पूर्वगामी होता है? मेलाटोनिन और सेरोटोनिन की बात करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन आरएनए पर लागू नहीं होता है? देखिए, संपूरक क्षारक युग्म, 5 फास्फोरिल और 3 हाइड्रोक्सिल सिरे, विषम चक्रीय नाइट्रोजन क्षारक, ये तीनों आरएनए पर लागू होते हैं। लेकिन 4 गाफ का नियम ये आरएनए पर लागू नहीं होता है। 4 गाफ का नियम जो होता है ये आपके डीएनए की संरचना से संबंधित होता है। किससे होता है 4 गाफ का नियम? डीएनए से संरचना से संबंधित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जैव अणुओं में से किसमें जो है फास्फोडाइएस्टर बंध होता है? जी हाँ दोस्तों, जैव अणुओं में बताइए जिसमें फास्फोडाइएस्टर बंध होता है, और वह दोस्तों है एक न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक अम्लों में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइडों के मध्य फास्फोडाइएस्टर बंध पाया जाता है, और इस बंध से पहले न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन हाइड्रॉक्सिल समूह पर एस्टर बंध द्वारा दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5वें कार्बन पर स्थित फास्फोड जो होता है समूह के साथ क्रिया करता है, और इस प्रकार ये 2 एस्टर बंध बनाता है। तो फास्फोडाइएस्टर बंध होता है एक न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? देखिए, एक स्पर्धी संदमक उत्क्रमणीय रूप से एक एंजाइम के साथ अभिक्रिया करके एक एंजाइम संदमक सम्मिश्र बना देता है, सही बात है। स्पर्शी संदमन में संदमक अणु एंजाइम द्वारा रासायनिक रूप से नहीं बदलता है, ये भी सही बात है। स्पर्धी संदमक एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र की विच्छेदन दर को प्रभावित नहीं करता, ये भी सही बात है। जब 3 सही बात है, चौथा तो गलत होगा ही होगा। स्पर्धी संदमक की उपस्थिति सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम के केएम को कम कर देता है। देखिए, स्पर्धी संदमक अभिकर्मों ही जो एंजाइम केएम होता है कम नहीं करता है, और प्रश्न कर रहा है कर देता है, इसलिए यह कथन गलत दिया गया। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं कि एंजाइम क्रिया के संदर्भ में उस विकल्प को चुनिए जो गलत दिया गया है। एंजाइम क्रिया के बारे में देखिए, क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ जाता है, ये भी सही बात है। बहुत सा सक्सिनेट डालने से सक्सिनिड डिहाइड्रोजिनेज का मैलोनोएट द्वारा संदमन खत्म नहीं होता, ये गलत दिया गया है। बी ऑप्शन कथन गलत दिया गया है, क्योंकि बहुत सा सक्सिनेट डालने से सक्सिनिड हाइड्रोजन का मैग्नेट द्वारा संदमन खत्म हो जाता है, और ये कह रहा खत्म नहीं होता। जब बहुत ज़्यादा आप ठीक है सक्सिनेट डालेंगे, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का मैलोटोन द्वारा यह संदमन खत्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन जो है गलत दिया गया है, बाकी सारे सही दिए गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनअपचायक कार्बोहाइड्रेट है। जी हाँ, अनअपचायक। सभी लोग जानते हैं सुक्रोज एक अनअपचायक आपका कार्बोहाइड्रेट है, शर्करा है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक एंजाइम अभिक्रिया के दौरान बनी पदार्थ की परिवर्ती अवस्था रचना क्या होती है? क्षणिक परंतु स्थिर, स्थायी परंतु अस्थिर, क्षणिक और अस्थिर, स्थायी और स्थिर। तो आप सभी लोग जानते हैं एक एंजाइम अभिक्रिया के दौरान बनी पदार्थ की परिवर्ती अवस्था की जो संरचना होती है वह क्षणिक और अस्थिर होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फास्फोग्लिसराइड सदैव बने होते हैं। तो फास्फोग्लिसराइड जो होते हैं सदैव किससे बने होते हैं? तो ये दोस्तों ग्लिसरार अणु के एस्टीकृत एवं संतृप्त या असंतृप्त वसा अम्ल जिसमें फास्फेट समूह भी संयोजित रहता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। काइटिन बृहत अणु क्या कहलाता है? तो काइटिन बृहत जो अणु होता है यह नाइट्रोजन युक्त पॉलीसेकेराइड होता है। अगला है अनेक सह एंजाइमों का आवश्यक रासायनिक घटक क्या होता है? प्रोटीन, न्यूक्लियटम, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट। अनेक सह एंजाइमों का आवश्यक रासायनिक घटक, और वह होता है सभी लोग जानते हैं विटामिन। या दोस्तों विटामिन अनेक सह एंजाइमों के आवश्यक रासायनिक घटक होते हैं, जैसे सह एंजाइम निकोटिनेमाइड हो गया, एडेनिन हो गया। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड फास्फेट में नियासिन विटामिन होता है। ठीक है, तो अनेक सह एंजाइमों का आवश्यक रासायनिक घटक जो होता है विटामिन होता है। अपनी कार्यशीलता के लिए कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को किसकी आवश्यकता होती है? अपनी कार्यशीलता के लिए, और वह दोस्तों जस्ता की। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की क्रियाशील के लिए जस्ता की आवश्यकता होती है, क्योंकि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज अग्नाशय की बहिस्रावी ग्रंथियों से संश्लेषित एवं यह स्रावित होता है, इसलिए जस्ते की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक जैव अणु की सही विशिष्टता दी गई। किसमें दी गई? जैव अणु की सही विशिष्टता। तो लेसिथिन कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाला एक फास्फोरिलित ग्लिसराइड है। यह जैव अणु की सही विशिष्टता बता रहा है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्बनिक पदार्थ है जो वातावरण की अत्यंत विषम परिस्थितियों को भी झेल सकता है तथा किसी भी एंजाइम द्वारा अपघटित नहीं होता है? क्या वह क्यूटिकल है, स्पोरोपालिनिन है, सेल्यूलोज है या लिग्निन है? दोस्तों ऐसा कार्बनिक पदार्थ जो वातावरण की अत्यंत विषम परिस्थितियों को भी झेल ले और किसी भी एंजाइम द्वारा यह अपघटित ना भी हो, यह कहलाता है स्पोरोपालिनिन। स्पोरोपालिन परागणों की बाह्य भित्ति में पाए जाने वाला एक वसी पदार्थ होता है। यह सूक्ष्मजीवी अपघटन तथा रासायनिक अपघटन का प्रतिरोधी होता है और अत्यंत विषय वातावरणीय दशाओं को भी झेल लेता है। स्पोरोपालिनिन की बात करेंगे। अगला, जंतु जगत में सर्वाधिक प्रचुर प्रोटीन कौन सा होता है? ट्रिप्सिन, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन या कोलेजन की बात करते हैं। तो जंतु जगत में सर्वाधिक प्रचुर प्रोटीन पूछा जा रहा है, सभी बताइएगा। सर्वाधिक प्रचुर प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो वह होता है कोलेजन। कोलेजन
सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोलेजन जंतु जगत में पाई जाने वाली सर्वाधिक प्रचुर संरचनात्मक प्रोटीन है। यह त्वचा, हड्डी, रुधिर में पाई जाती है। ये एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन होता है जो त्वचा की प्रत्यावस्था बनाए रखने में सहायक होता है, जिसे हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। प्रत्यास्थता। अगला नीचे जो है ए से डी तक 4 सूत्र दिए गए हैं। इनमें से कौन से एक क्षारीय अमीनो अम्ल के सही संरचना को प्रदर्शित करता है? 4 सूत्र दिए गए हैं, देखिएगा। अब क्षारीय अमीनो अम्ल को सही कौन सा प्रदर्शित कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिएगा। सभी यहाँ पे देखें, ए से डी तक 4 सूत्र दिए गए हैं। इनमें से कौन से एक क्षारीय अमीनो अम्ल को सही संरचना सूत्र प्रदर्शित करता है? तो कौन सा होगा? सभी बताइए, क्या ऑप्शन नंबर डी सही होगा या ऑप्शन नंबर बी सही होगा? सभी बताइएगा। तो यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होना चाहिए। बाकी आपके अकॉर्डिंग कौन सा है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही है संरचना आपका डी जो यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि यह क्षारीय अमीनो अम्ल जो लाइसिन को निरूपित करता है, जो उसे अम्लीय गुण की, क्योंकि इसमें 2 NH2 अमीनो समूह भी पाए जाते हैं। 2 NH2 आप देखेंगे, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाला यानी बी ऑप्शन जो दिया गया है वह यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित 2 कार्बनिक यौगिकों के संरचनात्मक सूत्रों में कौन उसके संबंधित कार्य के साथ सही प्रकार पहचाना गया? सभी बताइए। यहाँ पे ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, ये फार्मूला देखना है और जो सही रूप में हम जानते हैं वह सही रूप है आपका लेसिथिन, कोशिका कला का एक संघटक। क्या संरचना है? यह एक लेसिथिन की संरचना है जो कोशिका कला में पाया जाता है। लेसिथिन एक फास्फोलिपिड होता है जो कोलिन तथा इनासिटाल द्वारा निर्मित होता है। ये सभी जीवित कोशिकाओं में कोशिका कला के जो मुख्य घटक होते हैं, संघटक के रूप में यह पाया जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु कोशिका में एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है? उत्प्रेरक की भांति 23 sRNA हम बता चुके हैं। राइबोजाइम होता है, विस्तृत हम आगे बता ही चुके हैं प्रश्न पर। आप बात करेंगे अगले प्रश्न की। नीचे दिया गया एक वक्र दिया गया है जो 3 परिस्थितियां pH, तापमान और क्रियाधार की सांद्रता के संबंध एंजाइम प्रतिक्रिया को दर्शाता है। ये आप देख सकते हैं। दोनों अक्ष x और y की बात करते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है, दोनों अक्ष क्या प्रदर्शित करते हैं? ये दोनों अक्ष दे दिए गए, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक है। इनमें बताना है क्या प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए इनमें देखा जाए तो x अक्ष तापमान और y अक्ष जो होता है एंजाइम की सक्रियता को प्रदर्शित कर रहा है। x अक्ष क्या है? तापमान, और y अक्ष जो होता है एंजाइम की जो सक्रियता है। एंजाइम एक निश्चित तापमान पर कार्य करता है।
जिससे कम या अधिक तापमान पर इसकी क्या होती, सक्रियता क्या होती, घट जाती है। इसलिए XH आपका तापमान, YH एंजाइम की सक्रियता की बात करें। अगला, नीचे दिए गए आकृति एंजाइम द्वारा क्रियाधार को उत्पाद के रूप में परिवर्तन प्रदर्शित है। 4 विकल्प ए से डी में कौन सी अभिक्रिया जो है ABCD द्वारा नामांकित संगठनों को सही प्रकार से दर्शा रही है? कौन सी अभिक्रिया? ये 4 दिया गया है और नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे हमारा देखा जाए संक्रमण अवस्था पहला होगा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा, तीसरी एंजाइम के बिना सक्रियण ऊर्जा और एंजाइम सहित सक्रियण ऊर्जा। यानी जो आपका ए दिया गया है ये संक्रमण अवस्था दर्शाएगा, जो बी दिया गया है स्थितिज ऊर्जा दर्शाएगी, जो सी दिया गया है एंजाइम के बिना सक्रियण ऊर्जा होगा, और जो डी दिया गया है यह एंजाइम सहित सक्रियण ऊर्जा होगा। ठीक है, तो आई होप सभी लोग समझ गए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है वह यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंजाइमों के संबंध में निम्नलिखित में और एक गलत कथन को छांटना है। 3 कथन सही हैं और एक गलत कथन दिया गया है। देखिए, एंजाइमों को अधिकतम सक्रियता के लिए इष्टतम pH की आवश्यकता होती है। अधिकतम तापमान पर एंजाइमों का विकृतीकरण हो जाता है, किंतु अपवाद स्वरूप कुछ जीवों में 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पर क्रियाशील होता है। एंजाइम अत्यंत विशिष्ट होते हैं, ये भी सही बात है। लेकिन अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं, किंतु कुछ लिपिड भी होते हैं, यह कथन गलत है। क्योंकि एडेनिन, प्यूरिन और थायमीन, पायरिमिडीन यह नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी तीनों सही दिए गए। न्यूक्लिक अम्लों में नाइट्रोजनी बेसों के किस एक जोड़े को उसके आगे दी गई श्रेणी के साथ गलत मिलाया गया है? देखिए, थायमीन, यूरेसिल, पायरिमिडीन ये सही मिलाया गया है। यूरेसिल, साइटोसिन और पायरिमिडीन ये भी सही है। ग्वानिन, एडेनिन, प्यूरिन ये भी सही है। लेकिन एडेनिन, थायमीन, प्यूरिन जो दिया गया है, एडेनिन, प्यूरिन, थायमीन क्या होता है? पायरिमिडीन नाइट्रोजनी क्षारक होता है, ना कि प्यूरिन। क्या होता है? ये पायरिमिडीन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी जो है आपका गलत दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एक प्रतिस्पर्धी संदमक क्या होता है? मैलोनेट, ऑक्जेलो एसीटेट, माइलेट या अल्फा कीटो ग्लूटेरेट की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का एक जो प्रतिस्पर्धा या प्रतिस्पर्धी संदमक जो होता है वह एक मैलोनेट होता है। मैलोनेट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एक प्रतिस्पर्धी संदमक है जो क्रेब्स चक्र में सक्सिनेट को फ्यूमारेट में ऑक्सीकृत करता है, और फ्यूमारेज एंजाइम जो होता है फ्यूमारेट से माइलेट्स के संश्लेषण को यह उत्प्रेरित करता है, इसलिए मैलोनेट इज द राइट ऑप्शन। तो क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यूनिट वाई क्लासेज आपकी चल रही हैं। यूनिट आपका जैव अणु का चल रहा है, इसमें हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। 30 में से आपने कितने स्कोर प्राप्त किया आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। मैं आपके साथ जयसवाल सर डेली 11:30 AM टू 12 PM हमारी क्लास होती है। बाद में अभी आपको रिकॉर्डेड क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्रोफेशन को बेहतर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।